नानालाल आहिरी तो केवल चेहरा है, लेकिन उनको चलाते हैं सुंदरलाल जी भाणावत। भारतीय ट्राइबल पार्टी, तेजी से लोग सारे आदिवासी इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो सर कमियां रही भाजपा कांग्रेस की, तभी तो एक साथ लोग इतने साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति से ही चल रही है। शंकरलाल खराड़ी को यहाँ से टिकट दिया कि आपने उनका टिकट कटवा दिया। कांकरी डूंगरी का कांड भारतीय जनता पार्टी ने कराया ऐसा। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 बिल्कुल करीब आ चुके हैं और इसी चुनाव की कवरेज करने के लिए हमारा कारवा सभी विधानसभाओं में पहुंचकर कई सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे इन सारे विधायकों से, उनके उम्मीदवारों से, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं से। इसी कड़ी में आज हमारा कारवा पहुंचा है राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में सुंदरलाल जी भाणावत साहब आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और खेरवाड़ा विधानसभा सीट पर इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर, सबसे पहले विधानसभा चुनाव 2023 पर बात करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर एसटी ट्राइबल सीट खेरवाड़ा है, यहाँ पर बीजेपी के आपको पावर सेंटर माना जाता है और आप बहुत बड़े नेता हैं, सामान्य वर्ग से आप आते हैं, लेकिन एसटी ट्राइबल सीट पर पावर सेंटर बनने तक की राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और कैसे आप इतने बड़े पद तक पहुँचे, इतने वरिष्ठ भूमिका तक पहुँचे? मेरा पढ़ता था तब से ही थोड़ी राजनीति में रुचि थी और 65-67 में ही मैं जनसंघ में आ गया और जनसंघ के बाद विभिन्न बड़े नेताओं का, क्योंकि गांव में पहले स्वतंत्र पार्टी का जोर था और जनसंघ की स्थापना की गांव में, तो ऊपर वाले भी थोड़ा महत्व देने लगे मुझे और मैं उस हिसाब से आगे बढ़ता रहा। मेरी सदे का सरपंच भी रहा और विभिन्न जिला लेवल पे जितने भी पद थे, उपाध्यक्ष रहिए, फिर मैं अभी 2 टर्म पहले जिला अध्यक्ष भी रहा था। अभी इसके पहले जो चुनाव हुए जिला परिषद के, उसमें मैं जिला परिषद का मेंबर बन के उप जिला प्रमुख भी बना, क्योंकि संगठन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था तो संपर्क बना हुआ रहता था, इसलिए थोड़ा राजनीति में। बीजेपी ही क्यों चुनी आपने? राजनीति में कई सारे विकल्प, उस समय तो बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था, उस समय अच्छा विकल्प था अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ते, चारों तरफ उनका बोलबाला था। कांग्रेस का जो एक तुष्टीकरण की जो नीति है और कांग्रेस में एक नेतृत्व अपने अलावा दूसरों को, कोई कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अहमियत देते नहीं थे, परंतु दूसरा संगठन नहीं था, इसलिए पुराने लोग सब कांग्रेस का ही काम करते थे और जनसंघ जब आया तो लगा कि भाई हाँ, ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उसके विकास की बात करते हैं, तो जुड़ गए और काम करना चालू कर दिया। नहीं तो विकास तो सर कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के उस समय देश की क्या स्थिति थी? कांग्रेस ने कितना सारा काम किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, कई सारे काम गरीबों के लेके, अन्न की जो योजना है उसमें भूखमरी में देश था, वहाँ से कांग्रेस निकाल करके लाई। और भाजपा अब दावा करती है कि बात करती सिर्फ भाजपा ही करती है, तो क्या कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जैसे पढ़ते भी थे, तुष्टीकरण की नीति आज़ादी के बाद से उन्होंने चालू कर दी। 1973 के कारण कश्मीर की एक ही देश और उसमें 2-2 झंडे, 2-2 नेता, 2-2 प्रधानमंत्री, ये सारा अखबार में पढ़ते थे और सारी चर्चा होती थी, तो उस हिसाब से थोड़ा समझ में आया कि भाई नहीं, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति से ही चल रही है और देश का जितना विकास करना चाहिए इनके माध्यम से होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का खेरवाड़ा शुरू से गढ़ रहा, एसटी ट्राइबल की सीट है, एसटी का निर्णायक भूमिका यहाँ पर है, तो भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को आप जमाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? कोई कुछ खास यादें अगर आपकी हो, आप शेयर करना चाहें। जनसंघ को जमाने का पसीना आ गया। हम छोटे थे उस वक्त और गांव में जाते थे तो हमको कोई खड़ा नहीं रहने देता था, चुनाव करके आते पत्थर मारते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत सरपंच के चुनाव में सरपंच बन गए तो परिचय हो गया, परंतु हम तो भाषण दे सकते थे, ना ठहरने की कोई सुविधा देता था, तो बड़ी मुश्किल से, यहाँ तक कि हमको उस बूथ पे बिठाने के लिए भी बड़े बड़े कस्बे जैसे ऋषभदेव, आसपास की पंचायतों में ऋषभदेव के लोगों को भेजना पड़ता था। अच्छा। खेरवाड़ा से आसपास के लोगों को, कार्यकर्ताओं को दूसरी पंचायत पर केवल वो बूथ पे बैठ के आ जाते थे, वरना कोई प्रचार वचार नहीं कर सकते थे। ये स्थिति ठीक है, हमको लोग पत्थर मारते थे।
अब 2023 का विधानसभा बिल्कुल करीब आ चुका है चुनाव, 5 साल कांग्रेस की सरकार के होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीट खेरवाड़ा पर क्या तैयारी और पिछले 5 सालों को गहलोत साहब के आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताऊं, जैसा आपने बताया कि ऋषभदेव ये खेरवाड़ा विधानसभा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी इमरजेंसी में ठीक है 2.5 साल तक हमारे जनता पार्टी में 100 प्रकार की दौड़ाते जीती है, वरना कांग्रेस का ही एमएलए जीतता आया है। हमने एक प्रयोग किया, ये चर्चा नहीं करनी चाहिए परंतु आज आपको कह ही देता हूँ कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफ़र बड़ी मुश्किल से होते थे, तो ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। तो एक कांग्रेस के ये दयाराम जी असंतुष्ट 2-3 बार कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, प्रधान में भी हुए, एमएलए में भी हुए, परंतु किसी कारण से समझौते में ये सीट खेरवाड़ा विधानसभा हमारे जनसंघ को मिली नहीं, तो हमने दयाराम जी को निर्दलीय खड़ा किया कांग्रेस के वोट काटने के लिए। उसमें असंतुष्ट कांग्रेसों का भी सहयोग मिला और बड़ी मुश्किल से दयाराम जी 214 वोट से जीते। तो इससे ही आप समझ जाओ कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफ़र करने में कितना पसीना आता था, जनसंघ की पूरी ताकत और असंतुष्ट कांग्रेसियों के वोट, इसके बाद भी मुश्किल से 214 वोट से जीते थे पहली बार। और इसके बाद वापिस दयाराम जी कांग्रेस में वापस चले गए, हमको झटका लगा, तो फिर हमने वापस हमारी तैयारी की और हमने एक अच्छा कार्यकर्ता मजदूर से डेवलप हुआ नानालाल जी आरी, उसको सरपंच बनाया। तो लगता कि भाई ये थोड़ा आगे डेवलप कर सकते हैं, तो दयाराम जी के सामने उनको बिड़ा दिया। माइंस में कमाई, मैं सोचता हूँ कि ट्राइबल में अच्छे पैसों वालों में भी उनकी गिनती, बदमाशी की नहीं, मेहनत करके उन्होंने कमाया था, मजदूर से एकदम से माइंस ओनर बने, तो उनको दयाराम जी के सामने मंत्री थे और भिड़ा दिया। तो 2003 में नानालाल जी जीत गए, 2008 में वापस आए, 13 में वापस नानालाल जी को टिकट मिला, तो दयाराम जी से नाना भाई ने दोनों बार अच्छी टक्कर नानालाल जी ने दी। फिर भी कांग्रेस का वास्तव में गढ़ तो है, 7 बार एमएलए दयाराम जी रहे, परंतु जो पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं, परंतु आगे अप्रोच नहीं बना पाए या आगे इनको कोई घाटता नहीं। मंत्रिमंडल में आज दिन तक ठीक है, बीच में एक बार मंत्री बना दिए थे, वरना इनको कभी मौका मिला नहीं। 23 में क्या रणनीति बना रही है भाजपा, क्योंकि 2023 में आप भी जानते हैं कि भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं है। खेरवाड़ा में कांग्रेस भी है और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी भी यहाँ पर एक्टिव है, तो बीजेपी की क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? सबसे प्रमुख संगठन का मुद्दा पन्ना प्रमुख है जी। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम बूथ अध्यक्ष के साथ हम बैठे थे, तो जितने बूथ हैं उतने अध्यक्ष हमने बना रखे हैं और हर बूथ पे 20-25 व्यक्तियों की एक टोली, पन्ना प्रमुख जिसको हम कहते हैं, वो हमने बना रखी है और उसको करीब 40-50 वोट का एक पन्ना उसके से देंगे और ये बैठ के करके उसकी सारी तैयारी। अभी तक पन्ना प्रमुख तक नीचे तक तो हम पहुँचे नहीं हैं, बूथ लेवल पे हमने 325 बूथ हैं, सभी बूथ अध्यक्ष बना दिए हैं, उनकी कार्यकारिणी भी बन गई है, परंतु अभी वोटर लिस्ट के साथ में ले गए उनको एक एक पेज की सूची देना, ये अभी प्रारंभ हमने अभी 4-5 दिन से प्रारंभ किया है और मैं सोचता हूँ कि 15 दिन में हम ये सारा पन्ना प्रमुख पूरी जिम्मेदारी कि आपको इतने वोटर पे ध्यान रखना है, इस तरह की तैयारी पूरी करते हैं। और ये जो पन्ना प्रमुख है, जो उनको वोटर दिए जाएंगे, वो अभी से संभालते हुए वोट डलवाने तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इस हिसाब से हम सोच रहे हैं, ये गुजरात में भी हमने प्रयोग किया, उत्तर प्रदेश में भी प्रयोग किया, तो इससे हम सोचते हैं कि हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जहाँ तक बीटीपी का सवाल है, ये जातिवाद से ये डेवलप हुई थी, परंतु पहले जितने वोट जातिवाद से ले गए, थोड़ा उनको समझ में भी आया। अभी हमारे अपने राजस्थान में, खास करके हमारे एरिया से 2 एमएलए बने। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के रूप में महिला को, एसटी को खड़ी की, एक व्यक्ति ने वोट ही नहीं दिया और एक व्यक्ति ने कांग्रेस समर्थित व्यक्ति को वोट दिया, तो इनका ट्राइबल वाला मामला कहाँ गया? ये लोगों को धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है।
2018 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शंकरलाल खराड़ी को यहाँ से टिकट दिया, लेकिन आरोप है कि आपने उनका टिकट कटवा दिया और फिर से नानालाल जी को टिकट दिया और परिणाम ये हुआ कि वो हार गए। क्या कहना है सर आपका? ना, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था, परंतु संगठन ने देखा कि दयाराम जी के सामने जो इतना सीनियर है उसके सामने एकदम से नए कार्यकर्ता को ले आएंगे तो जीत नहीं पाएगा। और हारने का कारण ये रहा खास करके कि अंतिम समय तक संगठन ने नानालाल जी को हरी झंडी नहीं दी और वो शंकरलाल जी को टिकट मिला तो हम सब शंकर जी के साथ फील्ड में घूमना हमने चालू कर दिया था। और फार्म भरने के निको 6 घंटे पहले ही कि तुमको चुनाव लड़ना है सिम्बोल ले जाओ, तो उन्होंने फार्म भरा। शंकर जी को समझाने में फार्म उठाने का टाइम था, उसमें समय चला गया और इतना समय मिला नहीं कि हम पूरा प्रचार कर सके और वातावरण थोड़ा बिगड़ गया, इसलिए हम नहीं सर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? पार्टी का सिंबल तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप प्रचार करने गए, बीजेपी पर ही वोट डालना था उनको। अब नानालाल हो या शंकरलाल हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या शंकरलाल जी ने अलग चुनाव तो लड़ा नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ा? कार्यकर्ताओं के अलावा जनता का जो वातावरण होता है ना, जनता भी तो वोट देती है, तो जनता को ये थोड़ा लगा कि यार बेचारे का टिकट काट दिया, कल तक तो इनके प्रचार में आए थे और आज वापस टिकट लेके ये आ गए। और वास्तव में जितना फील्ड में जाना चाहिए था कम टाइम पे इतना जा नहीं पाए। जैसे दयाराम जी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, तो दयाराम जी तो इस बार भी आपके सामने होंगे और दयाराम जी की राजनीति को आप काफ़ी समय से वॉच कर रहे हैं। पिछले 5 साल को देखें या फिर दयाराम जी की स्ट्रॉन्ग जो इमेज है उनको देखें, तो कैसे मुकाबला इस बार कर पाएंगे आप? मैं आपको बताऊं कि दयाराम जी कितने भी प्रभावी हों, परंतु नानालाल जी एक सरपंच से सीधा हमने टिकट दे दिया था और दयाराम जी को हराया। 13 में भी, 3 में भी हराया और 13 में भी हराया। और अभी भी हमको लगता है कि जो हमारे संगठन की व्यूह रचना है उसके आधार पे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और दयाराम जी पे सबसे ये है कि 7 साल हो गए, 7 टर्म कार्यकाल, जितना काम करना चाहिए उतना काम वो कर नहीं पाए और किया नहीं। और जैसा मैंने पहले बताया कि आगे अप्रोच नहीं है कि क्या मालूम इनको आगे महत्व देते नहीं देते हैं। इतना पढ़ा लिखा, समझदार, इतना पुराना और मंत्रिमंडल में इनके नीचे काम किए हुए मंत्री बन के बैठे और आज ये यूं ही लटक रहे हैं। दयाराम जी के मंत्री को लेकर के तो नाराजगी भी बीच में सामने आई थी। दयाराम जी ने ट्वीट भी किया था कि अशोक गहलोत जी बता दें क्या काबिलियत चाहिए मंत्री बनने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की भी एक अपनी अलग रणनीति, एसटी से उन्हें एक मंत्री बनाना था, महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब को उन्होंने बना दिया, दयाराम जी को नहीं बनाया। दयाराम जी के काम की आप बात कर रहे हैं, इस बार तो बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। कितनी पीएचसी को सीएचसी बना दी, सारी सड़कें अच्छी हो गई, एक सब सेंटर को पीएचसी लेकर आए, वो पंचायत बना दिए, नया गांव को नया ब्लॉक बनाया, मतलब बहुत सारे काम इस बार उनके बोल रहे हैं। ऐसा है, जनता सब देखती है। 7 कार्यकाल इनके देखे, अब अंतिम ये 7वें में थोड़ा बहुत लगता है कि घोषणा, ये सारी आदि तो घोषणा ही रह जाने की। धरातल पे ऋषभदेव को भी उन्होंने नगर पालिका पे काम आने वाला है नहीं। और सारा सड़कें तो सर धरातल पे दिख रही है ना सर, हम भी तो घूम के आए। मैं बताऊं आपको, सड़कें मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, ऋषभदेव से कल्याणपुर ये सेंटर की स्कीम का पैसा है। अच्छा, परंतु राज है, उद्घाटन ये करते हैं, शिलान्यास ये करते हैं, लोगों को लगता है, परंतु हम भी प्रचार कर रहे हैं कि ये सेंटर का है। इसमें अर्जुन जी नाना भाई जब एमएलए और एमपी थे पैसा लाए। यहाँ से ये बलुआ के रास्ता जाता है जयसमंद और ये जाएगा, ये भी सेंटर का पैसा है, पर अभी उनके खाते में हमने ये रोड लाया। और छोटे छोटे ऑफिस खोल के एक वातावरण बनाने का प्रयास किया है, पर विकास में हमने भी कोई कमी नहीं रखी थी। हर पंचायत में गौरव पथ 60 लाख का बनाया। नियम बना दिया हमने कि जहाँ पंचायत बनी है प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगी, मिडिल स्कूल का सेकेंडरी होगी, और लास्ट में तो मैडम ने जाते जाते जो भी सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी बिना सिफारिश के सब जगह कर दी। कोई भी पंचायत ऐसी बाकी नहीं कि जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो।
तो फिर भी वोट नहीं मिले, हार तो गए फिर भी सर आप। हार गए तो वोट में कह रहा हूँ या घोषणा से वोट नहीं मिलेंगे। वोट तो जनता के बीच में जाके कौन काम करता है, कितनी पेट रखता है, उस आधार पर वोट मिलेंगे। और जैसा मैंने ये बताया वो तैयारी हम कर रहे हैं और इनके फूड का भी लाभ हमको मिलेगा। आज ही आपने देखा होगा सचिन पायलट, नाम तो वसुंधरा का ले रहा है बीजेपी का, कि इनके कार्यकाल का जो खनन घोटाला हुआ उसका उजागर करने के लिए, और वो 11 तारीख को अनशन पे बैठ रहा है। तो जनता नहीं जान रही है कि किसके खिलाफ बैठ रहा है। नहीं, पर कांग्रेस पार्टी सर इस बार अशोक गहलोत जी के चुनाव को आप बजट को देखें, जनता से जुड़ने वाले सारे मुद्दे, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, रोडवेज में आधा किराया, चिरंजीवी 25 लाख रुपए तक आप इलाज करा सकते हो, मतलब न जाने क्या क्या, पुरानी पेंशन लागू कर दी, सारी योजनाएं। तो जनता से तो सीधा जुड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि इस बार वो 30 साल की जो परिपाटी राजस्थान की है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो उसको वो इस बार तोड़ देंगे। वो घोषणाएं इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम पड़ गया कि हम जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए वो झूठी सच्ची सब घोषणा, नाम बदल के घोषणा। जैसे ये भोजन वाला 8 रुपये में 5 रुपये में दे रहे हैं, पहले ही अन्नपूर्णा में हम दे रहे थे। इलाज का सेंट्रल की स्कीम में वो भी पैसा मिल रहा था उसका। तो इस तरह का नाम बदल के आधी योजना तो इन्होंने इस तरह की कर दी है। तो जनता को समझाना ये जरूर है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं, घर घर पे हमने गैस कनेक्शन दिए, हमने शौचालय बनवाया, हमने आवास दिए। कल्पना नहीं करोगे आप कि एक एक पंचायत में 500 आवास हमने दिए। और इनके टाइम पे पहले बड़ी मुश्किल से आवास, और वो भी सिफारिश ने, कमीशन खोरी सारा। अब जितनी भी योजना का सारा पैसा खाते खोल के, धन धन योजना के खाते खोले, सारा पैसा सीधा खाते में जाता है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6000 रुपया, 2-2 हज़ार के टर्म में 3 बार इनके पैसा आता है, 6000 रुपया। तो ये हमको ये जरूर है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। पर हमारा डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिलने की वसुंधरा ने जो योजना बनाई थी, या केंद्र की जो योजना है मोदी ने बनाई है, तो सीधा जनता से जुड़ी हुई है। कहीं भी जाएंगे आपको शौचालय मिल जाएगा, कहीं भी जाएंगे आपको प्रचार करने के लिए गैस कनेक्शन मिल जाएगा, कहीं भी जाएंगे तो मकान मिल जाएगा। तो ये सारे काम किए हमने, उस आधार पर हम। राजस्थान में दक्षिणी हिस्से में मेवाड़ की राजनीति में एक बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया जी, काफ़ी प्रभाव उनका रहा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में। अब अचानक से राजनीति से उन्हें बाहर किया गया, प्रमोशन देकर बाहर किया गया। क्या उनके जाने का नुकसान होगा भाजपा को यहाँ पर? निश्चित रूप से ये तो सही है कि गुलाब जी हमारे संभाग के प्रदेश के नेता थे, अपन संभाग के बहुत बड़े नेता थे और ज़मीनी लेवल के नेता थे। तो प्रत्येक छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को वो जानते थे, समझते थे, और कौन कार्यकर्ता है, किस नेचर का है, वो सारी उनके जानकारी में था। तो निर्णय भी प्रभावी रूप से कर सकते थे। तो उनकी कमी तो निश्चित रूप से खलेगी, परंतु हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर उन कमियों को निश्चित रूप से दूर करेंगे और उनकी कमी संगठन के रूप में कम से कम नहीं आने देंगे। एकदम से पूर्ति तो नहीं कर सकते, ये तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हम कितनी भी डिंग आके, परंतु गुलाब जी का मुकाबला अभी कोई कर नहीं सकेगा। परंतु फिर भी हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे और सामूहिक नेतृत्व ही निर्णय करके हम ये काम चला लेंगे। सर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, तेजी से लोग सारे आदिवासी इनके साथ जोड़ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एसटी के लिए रिजर्व सीट है। कांग्रेस पार्टी का एमएलए बने तो भी एसटी, भारतीय जनता पार्टी का बने फिर भी एसटी। फिर ऐसी क्या स्थिति आई कि बाहर से कोई पार्टी आ गई, उसने आदिवासियों को एक भी कर लिया, उनको समझा भी दिया कि ये दोनों पार्टियां आपका कुछ भला करने वाली नहीं है, और लोग तेजी से उनके साथ जुड़े। तो ज़रूर कुछ न कुछ तो सर कमियां रही भाजपा कांग्रेस की, तभी तो एक साथ लोग इतने साथ जुड़ रहे हैं। तो या तो भाजपा कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया उनके लिए, तभी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा है, काम ने तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, यूँ नकार नहीं सकते। और बीजेपी, आपको ताजुब होगा राजस्थान में ये चेयरपर्सन सरपंच का आरक्षण किसी ने किया तो बीजेपी में भैरव सिंह जी ने किया जनसंघ के टाइम पे। अब मैं 3 टर्म सरपंच रहा, इसके बाद महिला है, इसके बाद आरक्षण हो गया। तो चेयरपर्सन का आरक्षण का कोई नियम नहीं था, वार्ड पंचों का आरक्षण था, परंतु भैरव सिंह जी ने चेयरपर्सन सरपंच का भी, प्रधान का भी
सब आरक्षण की है, परंतु जातिगत जो बातें होती है और एकदम से प्रभावित हो जाते हैं लोग जाति के आधार पे एकजुट हो जाते हैं, तो वो लाभ बीटीपी को मिला है, क्योंकि वो जाति की बात करते हैं, तो वो लाभ जरूर मिला, पर अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। कांकरी डूंगरी का कांड भारतीय जनता पार्टी ने करा, ऐसा आरोप बीटीपी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है कि भाजपा बीटीपी के प्रभाव को खत्म करना चाहती थी, उन्हें बदनाम करना चाहती थी, इसलिए कांकरी डूंगरी कांड को उन्होंने करवाया। नहीं, इसमें जो कांकरी डूंगरी की घटना हुई है उसमें बीजेपी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कांकरी डूंगरी पे बीटीपी वाले लोग बैठे, उकसाया उन्होंने और तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उसको रोकने की दृष्टि से या जो भी उनको करना था वो किया, उसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं। उन पे अत्याचार हुए या नौकरी नहीं दी, वो सारी समस्या कांग्रेस और बीटीपी की थी, हमारा कोई लेना देना नहीं था। और फिर मुलजिम बने वो बने, अब कांग्रेस जाने वो जाने, कांग्रेस का समर्थन बीटीपी वाले दोनों नेता कर रहे हैं जी। ये तो उनकी जिम्मेदारी है जी। खेरवाड़ा के विधानसभा में अगर आप घूमें तो आमतौर पर ये चर्चा है कि सुंदरलाल जी भाणावत जी हैं वो सुपर एमएलए हैं, पावर सेंटर है भाजपा के। नानालाल आहिरी तो केवल चेहरा है, लेकिन उनको चलाते हैं सुंदरलाल जी भाणावत। क्या कहना है सर? ऐसा है, विरोध के लिए विरोध तो कोई भी कर लेता है और काम करेगा तो आगे तो आएगा, और आएगा तो लगता है लोगों को अच्छा हमारे संबंध बढ़िया है जी। मैंने तो आपको कहा कि दयाराम जी को हमने निर्दलीय जीता, उनसे भी संबंध बढ़िया है जी। अब संबंध के आधार पर कोई मेरे पे ये आरोप लगा दे कि तुम दयाराम जी को चुनाव जीतवा ले, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ये आरोप जो नाना भाई को डाउन करना चाहते हैं जी, या जो मेरे आगे बढ़ने को रोकना चाहते हैं, वो ये छोटे मोटे आरोप लगाते रहते हैं और चाहते हैं। कई बार कांग्रेस भी इस तरह का प्रचार करती है तो उनको लाभ मिल जाए, और कई बार हमारे संगठन में भी कि हर संगठन में थोड़ा मोटा विरोध तो होता ही है, तो वो भी देखते हैं कि यार इनकी इतनी घनिष्ठता है कि लगता ये जैसा आप आरोप लगा रहे हो तो ये कैसे मैं नहीं लगा रहा हूँ सर, जनता लगा रही है, जनता लगा रही है। आप जिसको कह रहे हो रिपीट, तो वो भी देखते हैं कि यार दोनों अलग हो गए तो हमको सुविधा मिल जाएगी जी सर, हमारा घुसने का मौका मिल जाएगा। नहीं, पर कार्यकर्ताओं में भी दबे मुंह ये जबान है सर, खुल के कोई कार्यकर्ता की कितनी हिम्मत है ये तो हम सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके पास कोई काम लेके आते हैं तो आप ये कहते हैं इतने कितने वोट दिलाए भाजपा को यहाँ पे उसके क्षेत्र में, और आप मतलब एकदम से काम नहीं करते। एसटी के लोगों में भी ये बात खुल करके लोग कहते हैं कि ये तो सुंदरलाल जी के जेब में रहने वाले एमएलए हैं, इसलिए हम उनको वोट नहीं देना चाहते। क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो भाजपा को नुकसान होगा, कैसे मैनेज करेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, और संगठन में एक मेरी कमजोरी भी कहो उसको, मेरी आदत है स्पष्ट कहने की जी। और मैं स्पष्ट कहता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है, और वही कारण है कि वो कोई न कोई कमी निकाल के न आरोप लगा दें। वरना मैं सन 65 से जनसंघ के माध्यम से आया और आज दिन तक काम कर रहा हूँ। मेरी 82 की उम्र होगी, फिर भी मैं सोचता हूँ कि युवा मोर्चे के भी कार्यकर्ता जितना काम करते हैं उससे कम मैं नहीं करता हूँ। यूँ नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा करता हूँ, उनसे कम नहीं करता हूँ। तो सबको लगता है कि यार ये साला हर जगह टांग अड़ाते हैं या सुझाव देते हैं, और अनुभव है तो है जी। सुंदरलाल जी भाणावत जी, आपने समय दिया, मैं आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा। अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? गुलाब जी चले गए तो क्या अब आप खेरवाड़ा विधानसभा से बाहर निकलकर पार्टी के किसी बड़े पद पे या फिर राजनीति में सत्ता का हिस्सा बनने का ख्वाब देखते हैं? मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हमने तो जनसंघ के टाइम से काम किया है, तो मेरी तो ये इच्छा है कि जिस पौधे को हमने रोपा है वो वृक्ष तो बन गया है, परंतु और फले फूले, ये हमारी इच्छा है। और कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि अगर काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। अपनी लकीर मिटा के आगे बढ़ने चाहोगे तो आज के ज़माने में कोई बढ़ने देगा नहीं। तो अपनी लकीर भी लंबी खींचो और काम करो, अपना आप मौका मिलेगा। और मेरी कोई अब महत्वाकांक्षा भी नहीं है। बेचारा मैंने बताया ना, 82 की उम्र हो गई, पार्टी ने बहुत दे दिया, इज्जत दे दी, 3 बार सरपंच रह गया, जिला अध्यक्ष रह गया, उप जिला प्रमुख रह गया। अब इस उम्र में नए लोग आए हैं, काम करें हैं, मार्गदर्शन देने का काम है, कर लेंगे, और लेना चाहे दे दे, नहीं मार्गदर्शन हो तो भी चलेगा। और अभी स्वास्थ्य ठीक है भगवान की दया से, तो जिस संगठन में काम करते हैं तो देखना चाहेंगे एक अच्छा काम होगा।
खेरवाड़ा की विधानसभा की जनता को एक मैसेज देकर आप देना चाहें 2023 के चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि नाना भाई का कार्यकाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2 ही टर्म में आज़ादी के बाद नेतृत्व रहा है, 2 ही बार एमएलए रहे हैं। तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि इनका काम भी आपने देखा है, 7 टर्म तक जयराम जी का भी काम देखा है, और उसकी तुलना करके ईमानदारी से तराजू में तोलो कि कांग्रेस ने कितना काम किया है, बीजेपी ने कितना काम किया है, और जिसका तराजू भारी हो गए उसको वोट दो। पिछली बार तो शंकरलाल जी का टिकट काटा, उनको मना भी लिया, इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं, क्या इस बार उनको टिकट मिलेगा? और अगर नहीं मिला तो क्या बगावत होगी? और अगर बगावत हुई तो पार्टी को नुकसान से कैसे बचाएंगे? मैंने तो अभी संभावित जो भी हैं, हम मीटिंग में बार बार यही कहते हैं कि संगठन को मजबूत करो, टिकट कोई भी लाएगा, फुल को वोट देने, और मेहनत करोगे, संगठन को जमाओगे, टिकट लाओगे तो जीतोगे, और मेहनत नहीं करोगे, नीचे अभी संगठन को नहीं जमाओगे, टिकट भी ले भी आओगे तो जीतना संभव नहीं है। तो जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं, हम तो बार बार यही कहते हैं, संगठन को जमाओ, जिसका किस्मत होगा टिकट तो एक को ही मिलेगा, जिसका भाग्य में होगा मिलेगा। और बगावत जैसी स्थिति मेरा ऐसा अंदाज है कि बीजेपी में रहेगी नहीं, और बीजेपी में जितने बगावत की है शुरू से देख लो, कभी वापिस ऊपर आया नहीं, कोई अपवाद हो तो बात अलग है, वरना राष्ट्रीय स्तर से न लेके किसी भी देख लो। आज हमारा कारवा था राजस्थान के विधानसभा सीट खेरवाड़ा पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल जी भाणावत हमारे साथ थे। खुलकर सर ने हमारे साथ बात की और जनता को मैसेज भी दिया कि वो दोनों ही पार्टियों के कामकाज को सही मन से तराजू में आके और जिसका काम अच्छा लगे उन्हें वोट करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपको।